नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल कोल्हा बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित काले मेघा पानी दे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। काले मेघा पानी दे नामक पाठ आधुनिक और परंपरावादी विचारधाराओं या यूँ कहा जाए कि सदियों से चलने वाले लोक मान्यताओं और आज की वैज्ञानिक विचारधाराओं के बीच का एक द्वंद्व है। इस पाठ के माध्यम से धर्मवीर भारती जी दोनों के बीच सार्थक संवाद प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से लोक मान्यताएं अपने आप में महत्वपूर्ण है, वहीं पर वैज्ञानिक जो मतावलंबियों के अनुसार कहीं कहीं लोक मान्यताएं मूल्यांकन के आधार पर वह खरे नहीं उतरती है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि धर्मवीर भारती जी काले मेघा पानी दे के शीर्षक के माध्यम से हमें यह जताने का प्रयास करते हैं कि हम कितना भी विकास कर लें, लेकिन आज भी हमारे परिवेश में लोक मान्यताओं का अपना बोलबाला है। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करें कि किस प्रकार से लोक मान्यताएं कहीं कहीं पर वैज्ञानिक या आधुनिक विचारधारा पर हावी होते हुए दिखाई देती हैं। आए थोड़ा सा प्रकार डालें। धर्मवीर भारती एक आधुनिक रचनाकार और एक प्रगतिवादी रचनाकार या यूँ कहा जाए लेखक माने जाते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कनप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, उपन्यास, अंधा युग, गीत नाट्य, पश्यंती, कहानी अनकही, मानव मूल्य और साहित्य ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह। उन्हें नाना प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त होते हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशेष स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीत नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य के उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी थी कि हर उम्र हर वर्ग के पाठकों के लिए उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। यहाँ तक हम यह कह सकते हैं कि उनकी रचनाओं के माध्यम से वह समाज के हर एक वर्ग के पाठकों को अपनी रचनाओं के माध्यम से कोई न कोई शिक्षा या प्रेरणा देने का या साहित्य के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे स्थिति में जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य में जैसे उनका प्रारंभ होता है, हमारा देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। युवा धर्मवीर भारती ने आज़ादी के उस संघर्ष में आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले उन सभी महापुरुषों, उन सभी क्रांतिकारियों जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की शहादत दे दी। ऐसे स्थिति में उन्होंने अंधा युग नामक रचना का शुभारंभ करते हैं। इस अंधा युग गीत साहित्य के श्रेष्ठ गीत नाटकों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता, आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में करते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी का साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग
फिलहाल प्रकाशन बंद है के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोग प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है प्रश्न पढ़े लिखे समाज का उद्वेलित करता रहता है। इस तरह से हम देखेंगे कि धर्मवीर भारती जी अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस या चेतना में लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। आइए हम देखें किस तरह से उन्होंने अपनी जो रचना उनकी आती है काफ़ी महत्वपूर्ण रचना होती है। गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय, इस तरह की रचनाओं के माध्यम से धर्मवीर भारती जी भारतीय युवाओं को राष्ट्रीय धारा में जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की कृषि व्यवस्था प्रकृति या वर्षा के जल पर निर्भर होती है। अच्छी वर्षा होती है तो फसलें समय से लगा दी जाती हैं। किसान भी अपने धान की फसलों को लगा लेता है। वर्षा कम होती है तो फसलें नहीं लग पाती हैं। इस तरह से हम इसमें देखते हैं कि धर्मवीर भारती जी भारतीय किसान की परेशानियों को इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि यह पाठ भारतीय किसानों की समस्याओं को केंद्र में कहीं कहीं रखकर लिखा गया है और इस तरह से इस पाठ के माध्यम से वह यह बताने का प्रयास करते हैं। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना कहते हैं अनावृष्टि यानी बहुत कम वर्षा हो रही है और बहुत कम वर्षा होने के कारण जो गांव के बच्चे हैं वर्षा के उद्देश्य के लिए वह वर्षा के देवता इंद्र भगवान को खुश करने का प्रयास करते हैं। लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मल बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं वैज्ञानिक तर्क क्या कहना चाहिए और विज्ञान विषय की इतनी दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसे वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पर जनता सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों को क्या करे जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृत की घटना के रूप में हमें लगते हैं। ऐसी स्थिति में दो समुदाय हैं। एक समुदाय इसे इंद्र सेना के नाम से पुकार रही है
और वहीं दूसरा समुदाय इसे मेढक मंडली कहकर पुकार रही है। तो आइए देखा जाए कि कौन इंद्र सेना कह रही है और कौन इन्हें मेढक मंडली कह रही है। इस पूरे पाठ में यह बताने का प्रयास किया गया। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे उन लोगों के दो नाम थे। किनके? लड़कों की टोलियों के दो नाम थे। एक का नाम था इंद्र सेना या मेढक मंडली, या इंद्र सेना कहें या मेढक मंडली कहें, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत या बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे, अब देखिए दोनों नाम एक ही के हैं, तो फिर इसको अलग अलग लोग क्यों सोच रहे हैं? उन लोगों के दो नाम थे इंद्र सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कानों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। तो मेढक मंडली कौन कहता था? कि जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गले में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गालियाँ से होती थी। वे होते थे 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के। ये सभी लड़के कौन किस उम्र के होते थे? 10-12 वर्ष से लेके 16-18 वर्ष के लड़के। सावला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघियाँ या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। नंगा बदन होता है, एक जांघियाँ पहने हुए हैं, सावले रंग की शरीर है। जब ये सब एक जगह इकट्ठा होते थे तो पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। जैसे इन बच्चों का जयकारा होता था, बोल गंगा मैया की जय, जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। क्या लगाती थी? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। आकाश की तरफ लोग पुकार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि काली मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़ धानी दे। और इस तरह से काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते लोग गली में किसी दुमाले मकान के सामने रुक जाते। गली में किसी दुमाले मकान के सामने क्या होते हैं? रुक जाते हैं। और जब किसी गली मोहल्ले में किसी दूसरे दुमाले मकान के सामने रुक जाते हैं तो ऐसे स्थिति में पानी दे मैया, पानी दे मैया कह के पुकारते हैं। जब इस तरह से कहते हैं पानी दे मैया, तो पुकारते हैं और फिर कहते हैं पानी दे मैया। देखिए, काली मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। आप इसको समझें कि आकाश गंगा में छाए हुए बादलों से बच्चे पुकार के कह रहे हैं कि हे काले मेघ बादल पानी दो, गगरी फूटी बैल पियासा। गगरी फूट गई है, बैल पियास गए हैं, पानी दे गुड़धानी दे, पानी दे। और गुड़धानी
गुड़ और चने से बना हुआ एक प्रकार का लड्डू। काले मेघ का पानी। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुगहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। कहते हैं पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। पानी नहीं है, फिर भी जो लोग पानी पीने के लिए रखे हुए हैं उसी में से एक बाल्टी निकाल के इन बच्चों को तर कर दिया जाता था। उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर के इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकते। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते। क्या कहते? बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच में ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के दस्तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते। नालों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी। इस तरह की परिस्थितियां थी उस समय कि पानियों की चारों तरफ दिक्कत थी। और ऐसे स्थिति में आप देखिए, यहाँ तक धर्मवीर भारती जी हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जब बरसात नहीं होती है, तो बरसात जब नहीं होती तो किसान का जो खेती बाड़ी के कार्य होते हैं वह जब नहीं हो पाते सही ढंग से, तो ऐसे स्थिति में जो लोक मान्यताएं हैं कि वर्षा के देवता इंद्र भगवान को खुश कर दिया जाए, तो 10-12 से लेकर 17-18 साल के जो बच्चे होते हैं वह गली मोहल्ले में जगह जगह लोगों के घर जा जाकर जय गंगा मैया का जयकारा लगाते हैं। और घरों में रखा हुआ जो पानी है पीने के लिए, उसी में से एक एक बाल्टी लोग निकाल कर इंद्र सेना कहें या मेढक मंडली कहें, इनके ऊपर फेंक देते हैं। उस गिरे हुए पानी में लोग खूब लौटते हैं, कीचड़ शरीर पर रख लेते हैं। और इस तरह से जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वह अपने छत के किनारे बरजे पर छज्जे पर खड़ी हो जाती हैं और इस मेढक मंडली को देखने का प्रयास करती हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आज भी लोक मान्यताएं हमारे समाज में विद्यमान हैं। हम कहीं इस बात से एकदम नकार नहीं सकते हैं कि जो लोक मान्यताएं हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उनका धरातल नहीं है, कोई आधार नहीं है। कहीं कहीं हम कितना भी आधुनिक हो गए, वैज्ञानिक पद्धतियां ने कितना ही ज़्यादा विकास कर लिया है, लेकिन फिर भी हम कहीं न कहीं उन लोक मान्यताओं के आगे
हम अपने आप को विवश पाते हैं और उसको हम स्वीकार करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, आज इतना ही, कल के वीडियो में हम आपको और बताएंगे।